जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे आज से फ्रॉम नाउ एंड ऑनवर्ड्स। और चैप्टर 5 जैसे कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं परसेप्शन एंड इंडिविजुअल मेकिंग है। अब तक हम जो है तकरीबन 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं एंड राइट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 5। ठीक है, तो चैप्टर 5 को हम देखते हैं आगे कि चैप्टर 5 जो है वो परसेप्शन एंड इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग है कि परसेप्शन होती क्या है। तो परसेप्शन आप देखें कि इसके ऊपर पहले भी बात हो चुकी है परसेप्शन के ऊपर कि परसेप्शन है क्या, कि आपने अपना एक जिसे कहते हैं तासुर बना लेना, ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में कि लाइक जैसे कोविड है फॉर एग्जांपल, अब इसका एक तासुर एक परसेप्शन बन गया है कि यार एक जानलेवा बीमारी है, कोई बच भी सकता है कोई नहीं भी बच सकता। तो एक सिचुएशन से गो थ्रू होने के बाद उसका परसेप्शन बना लेना है कि यार ये चीज़ इस तरह से होगी। ठीक है, अब देखें इसकी बुक में ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट देयर सेंसरी इंप्रेशंस। यानी कि आपके पास जो सेंसरी इंप्रेशंस हैं, ये सेंसरी इंप्रेशंस का मतलब ये कि आँख नाक कान वगैरह वगैरह, ये आपके सेंसरी क्या है, इम्प्रेशंस हैं। अब आप इनसे जो चीज़ें सेंस करते हो और उससे आपने क्या किया है कि एक परसेप्शन बना लिया। जैसे मैं मिसाल दूँ, स्टूडेंट्स बिरयानी की मिसाल है, वो अपनी खुशबू और जायके की वजह से आजकल तो नहीं खैर लेकिन एक ज़माने में बड़ी मशहूर हुआ करती थी। तो लोगों का परसेप्शन बन गया कि यार कराची की जो नंबर 1 बिरयानी वो स्टूडेंट बिरयानी है। अब तो ज़ाहिर बात है वो जायका और वो क्या नाम है टेस्ट नहीं है, आपको खुद पता होगा, लेकिन एक परसेप्शन बन गया था कि यार वो एक ये चीज़ है। ठीक है, इसी तरीके से कोई अगर गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है और वहाँ पे खुदा ना खास्ता कोई गैर ज़िम्मेदाराना रवैया अपनाया जाता है और उसकी फिर जिसे कहते हैं मीडिया के ऊपर ब्रॉडकास्टिंग होती है या शिकायत आती हैं, तो ये लोगों का एक परसेप्शन बन जाता है कि यार इस हॉस्पिटल में नहीं जाना, चाहे वो सरकारी है या गैर सरकारी, इस बहस में नहीं जा रहे। एक परसेप्शन बन गया, ठीक है, कि यार यहाँ पे इलाज सही नहीं होता। तो ये है एक तरीके से इसकी डेफिनेशन। देखें ये जो आपको चार्ट बताया गया, ये फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग परसेप्शन, कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं। रिसीवर ऑब्वियसली आप, द टारगेट जिसके बारे में परसेप्शन बनाया जा रहा हो, और द सिचुएशन और हालात क्या हैं, ये सारे के सारे क्या परसेप्शन वो करते हैं। मिसाल के तौर पे आप की मैं एक मिसाल दूँ, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स थे, पढ़ने वाले थे, लेकिन आपकी तबीयत ख़राब हो गई और आप असाइनमेंट सबमिट नहीं करा सके, मिड टर्म नहीं दे सके। अब जो टीचर आपको नहीं जानता पहले से, या वो उसने एक परसेप्शन बना लिया आपका अपनी नज़रों में कि यार ये स्टूडेंट तो नालायक है, ये तो कभी टाइम पे आते ही नहीं क्लास में। ठीक है, अब हुआ ये कि सिचुएशन ऐसी हो गई, ट्रैफिक जो है वो जैम था, आप फंस गए। लेकिन फर्ज करो कि अगर वही चीज़ रिपीटेडली परफॉर्म हो रही है, आप हैबिचुअल हो, तो फिर वो परसेप्शन नहीं है, वो आपकी आदत है, फिर वहाँ पे टीचर सही है। हाँ, अगर कभी कभार हो गया है तो वो ठीक है कि परसेप्शन बन गया, उसमें आपकी वर्क सेटिंग सोशल सेटिंग थी, कहीं फंस गए, दुख बीमारी वगैरह वगैरह, ठीक है, ये सारे हालात आ गए। अच्छा, पर्सन परसेप्शन मेकिंग जजमेंट्स अबाउट अदर्स, क्या यार कि जजमेंट देनी है अदर दूसरे लोगों को कि दूसरा बंदा कैसा है। अब इसके अंदर यहाँ से थ्योरीज स्टार्ट हो रही हैं कि एट्रीब्यूशन थ्योरी, और इससे आगे इक्विटी थ्योरी और डिफरेंट थ्योरीज आएंगी जो हमारी कोर्स आउटलाइन में भी हैं। तो वो कोर्स आउटलाइन मैंने एलएमएस के ऊपर भी डाली हुई है, वो थ्योरी इंपॉर्टेंट है और हमने देखना है, वो सारी थ्योरीज आएंगी। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। सबसे पहली जो थ्योरी हमारे पास इसमें है एट्रीब्यूशन थ्योरी। एट्रीब्यूशन थ्योरी कहती है कि व्हेन इंडिविजुअल्स ऑब्जर्व बिहेवियर दे अटेम्प्ट टू डिटरमिन वेदर इट इज इंटरनली और एक्सटर्नली कॉज्ड। एट्रीब्यूशन थ्योरी, एट्रीब्यूशन थ्योरी आई है वर्ड एट्रीब्यूट से। एट्रीब्यूट से मुराद ये है कि जब इंडिविजुअल जो है किसी भी बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है, तो ये देखता है कि यार ये इंटरनली कॉज हुआ है या एक्सटर्नली कॉज है। मतलब आप एक सिचुएशन में बिहेव करते हो तो उसकी वजह क्या है, क्या वो एक कोई इंटरनल रीजन है उसका या कोई एक्सटर्नल रीजन है। अब नीचे देखते हैं क्या कहता है कि वो डिपेंड करता है डिस्टिंक्टिवनेस, वेदर द पर्सन डिस्प्ले डिफरेंट बिहेवियर इन डिफरेंट सिचुएशन, कि आप हर सिचुएशन में अपने एक अलग बिहेवियर देते हैं। कंसेंसस, वेदर एवरीवन शोज द सेम बिहेवियर इन सिमिलर सिचुएशन, क्या एक सेम सिचुएशन में हर कोई एक ही बिहेवियर शो कर रहा है। जैसे कि अभी कोविड की सिचुएशन है, सब मास्क पहने हुए हैं, तो ये एक बिहेवियर हो गया सबका। कंसिस्टेंस सॉरी कंसिस्टेंसी, वेदर द पर्सन रिस्पॉन्ड्स द सेम वे ओवर टाइम, यानी कि आप कंसिस्टेंसी कहते हैं मुस्तकिल मिजाजी को। ठीक है, यानी कि आपने एक ही वे में रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है, डिफरेंट सिनेरियो में, सही है, सॉरी सिनेरियो नहीं, ओवर द टाइम आपने हर बार आपने एक ही वे में रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है, इसको हम आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये आसान है।
देखिए ये थोड़ा-सा मैं इसको लेके चलूँगा इस ब्लॉक को, क्योंकि ये काफ़ी सारी स्लाइड्स जो अभी मैंने ऊपर छोड़ी हैं, उनको समराइज़ कर रहा है बेसिकली बहुत ही एक स्लाइड के अंदर। देखिए, इस तरफ है रैशनल। रैशनल ये कहते हैं कि फैक्ट्स एंड फिगर की बेस पे फैसला करना, रैशनल डिसीजन मेकिंग। इंट्यूटिव, ये देखिए एक एरो का निशान है, और ये क्या है, वे ऑफ थिंकिंग है। वे ऑफ थिंकिंग क्या है, इंट्यूटिव। इंट्यूटिव ये कहते हैं कि अपनी अंदर से आवाज आना, जिसे कहते हैं ना कि सिक्स सेंस काम कर रही है मेरी, मेरे अंदर से आवाज आ रही है या कुछ होने वाला है, लाइक वो चीज इंट्यूशन जिसे कहते हैं, ठीक है। यानी इसके कोई फैक्ट्स एंड फिगर नहीं होते, एक होता है ना कि दिल की सुनो, वो इंट्यूशन वाली बात होती है कि अब उसकी कोई रीजन नहीं है, कोई लॉजिकल आर्गूमेंट नहीं है, कोई फैक्ट्स एंड फिगर नहीं है कि दिल की सुनो वगैरह वगैरह। तो दो किस्म में हमने डिवाइड किया, एक रैशनल फैक्ट्स एंड फिगर है, लॉजिक है, रीजन है, आपके सामने एक चीज है, सिनेरियो है, नजर आ रही है, छू सकते हो, क्वांटिफाई कर सकते हो, ये इंट्यूशन है। ये जिसे कहते हैं कि बस कुछ इसका फैक्ट्स एंड फिगर नहीं है, जिसे कहते हैं एक अंदर से आवाज आ रही है, सिक्स सेंस जिसे कहते हैं, वो है कि होने वाला है ऐसा या ऐसा है, अब क्यों है ऐसा, या जिसे कहते हैं ना दिल बोल रहा है या यहाँ मेरा दिल मुतमईन, अब क्यों है, उसका कोई दुनिया में आंसर ही नहीं है। तो ये दो चीजों में डिवाइड किया गया। अब यहाँ देखें क्या कहता है, हाई और लो। अब ये क्या कहता है, ये अपना टॉलरेंस टू एम्बिग्यूटी, कि आप की जो टॉलरेंस है आपके अंदर एक परेशानी, एम्बिग्यूटी किसको कहते हैं, परेशानी, ये लो लेवल है, ये हाई लेवल है। अगर आप डायरेक्टिव हो, यानी जैसा कोई दूसरा कह रहा है वैसा कर रहे हो, तो भाई इसमें तो परेशान होने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने कहा कि भाई ये कर लो, तुमने ये कर लिया, ना सोचने की जरूरत, तो सबसे आसान है, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। लेकिन अगर आप एम्बिग्यूटी में लो हो, लेकिन अगर आप अपनी दिल की सुन रहे हो, तो आपका इम्पैक्ट आएगा बिहेवियर पे, ठीक है। एनालिटिकल कहाँ पर है कि आप में एम्बिग्यूटी बहुत ज्यादा है, यानी एनालाइज कर रहे हो, चीजों को सोच रहे हो, कौन सी चीज कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, एनालाइज, तो एम्बिग्यूटी बढ़ गई, ठीक है। और जाहिर बात है एनालाइज होता है रैशनल तरीके से, फैक्ट्स एंड फिगर को सामने रखोगे ना कि यार कितने अगर मिसाल के तौर पे मैं कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ, यार उसकी क्या कॉस्ट आएगी, लेबर क्या होगी, कितने लोग होंगे, कारीगर कितने होंगे, मटेरियल कहाँ से आएगा, रॉ मटेरियल कैसे लेना है, मैनेजर कौन होगा, अभी एनालिसिस कर रहे हो, फिर कॉस्ट इफेक्टिव के लिए दूसरे कंपेटिटर से कंपेयर कर रहे हो वगैरह वगैरह। और ये कॉन्सेप्चुअल है। कॉन्सेप्चुअल में इंट्यूशन भी आती है कुछ हद तक, और ये अपना टॉलरेंस भी हाई हो जाती है। कॉन्सेप्चुअल में अगेन वही बात के जहानत, इंटेलेक्ट और आपने यूज़ कर होता है, कुछ हद तक इसमें इंट्यूशन का एलिमेंट भी शामिल होता है। और आप यहाँ देखें कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि इसमें एम्बिग्यूटी भी थोड़ी बढ़ जाती है कि कॉन्सेप्ट देना, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो है मैं आपको आगे की अब स्लाइड के ऊपर जो है वो लेके चल रहा हूँ, ठीक है। आगे थ्योरीज मैंने आपको करवानी है, ये बेसिकली चैप्टर 6 है, मोटिवेशन कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। चैप्टर 6 भी हम स्टार्ट कर लेते हैं आज से ही, ठीक है। और मोटिवेशन के ऊपर पहले बात हो चुकी है, ये वाली स्लाइड्स भी हम देख चुके हैं। हाँ, यहाँ से ये चीज़ें हमने नहीं पढ़ी, ये कुछ थ्योरीज आ रही हैं, आई थिंक ये हमने नहीं पढ़ी हैं, ठीक है। यहाँ से नहीं आए, ठीक है, क्योंकि वो वाली स्लाइड्स के ऊपर हम बात कर चुके हैं। अच्छा, ये मैं बताना चाहूँगा कि इन थ्योरीज पे टाइम इसलिए लगाना है, ये जो इस वक्त आपके सामने है, कि ये थ्योरीज इंपॉर्टेंट भी हैं इन अ सेंस के आपकी कोर्स ऑफलाइन का हिस्सा है और ओबी का पार्ट है। तो अब यहाँ से थ्योरीज स्टार्ट होना शुरू हो गई हैं, ठीक है। देखिए जी, सबसे पहली जो थ्योरी है वो है थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। इसको कहते हैं डुगलस मैकग्रेगर थ्योरी। थ्योरी एक्स क्या कहती है, जैसे ये तस्वीर आपके सामने है। Assume that people dislike work, lack ambition, avoid responsibility and ये थ्योरी कहती है कि लोग बड़े नालायक किस्म के होते हैं, लेजी होते हैं, डिसलाइक करते हैं वर्क को, कोई उनमें वो नहीं होता, ठीक है। और मतलब लेजी, एम्बिशन नहीं होता वगैरह वगैरह, ठीक है। थ्योरी वाई क्या कहती है, तस्वीर से आपको याद रह जाएगा, तस्वीरें इसलिए लगाई हुई हैं कि आपको याद रहे, ठीक है। Assume that employee like work, बड़े प्रोएक्टिव हैं, वर्क को लाइक करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, सेल्फ कंट्रोल होते हैं, कमिटेड होते हैं गोल्स, यानी काम करने वाले। और ये नकारा ठंड प्रोग्राम वाले, ठीक है, और ये काम करने वाले। तो देखें कितना आसान हो गया डायग्राम से समझाने की थ्योरी एक्स क्या कहती है, थ्योरी वाई क्या कहती है। नेक्स्ट थ्योरी है टू फैक्टर थ्योरी। इसका ये जिस बंदे ने दी है उसका नाम है फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग, ठीक है। इसी तरीके से ये थ्योरी एक्स और वाई जिसने दी है उसका नाम है डुगलस मैकग्रेगर। ये आपको याद रहने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इन अ सेंस के ये आपकी कोर्स ऑफलाइन का हिस्सा है, फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग थ्योरी। क्योंकि यहाँ पे हम जो है वो डिफरेंट थ्योरीज पढ़ेंगे, मैंने आपको पहले बता दी है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का कोर्स इन थ्योरीज को पढ़े बगैर कंप्लीट हो ही नहीं सकता। तो अब देखें क्या है, टू फैक्टर थ्योरी, मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। पहली थ्योरी है टू फैक्टर।
Intrinsic factors are related to job satisfaction while extrinsic factors are related to dissatisfaction. वही कह रहे हैं कि भाई हमारे पास दो किस्म के फैक्टर्स होते हैं, एक होते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर्स और एक होते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, ठीक है। यानी एक इंटरनली होते हैं और एक एक्सटर्नल होता है। मिसाल के तौर पे एक जॉब सेटिस्फैक्शन, क्या कंपनी आपको मोबाइल दे रही है, क्या कंपनी आपको जॉब सिक्योरिटी, पैसे, सैलरी, लोन, गाड़ी, फ्यूल वगैरह दे रही है, नहीं दे रही, कुछ फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। मोटिवेशन भी होती है, ठीक है, रिकग्निशन भी होती है, डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। यानी कुछ फैक्टर्स होते हैं फाइनेंशियल फैक्टर्स, यानी जिसमें आपकी सैलरी और आपकी ये सब चीज़ें आ गई, ठीक है, सैलरी आ गई, मॉनेटरी फैक्टर्स आपके पैसे आ गए, कि पर्क्स एंड बेनिफिट आ गए, और कुछ होते हैं नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स, उसका ताल्लुक पैसों से नहीं होता। मॉनेटरी का मतलब होता है पैसे, यानी मॉनेटरी फैक्टर्स वो फैक्टर्स जिसका ताल्लुक पैसों से है, नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स वो फैक्टर जिसका ताल्लुक पैसों से नहीं है। कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनका ताल्लुक पैसों से है? आपकी तनख्वाह, सैलरी, पर्क्स एंड बेनिफिट, अलाउंसेस, बोनस वगैरह वगैरह। नॉन मॉनेटरी फैक्टर क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन, एम्प्लॉय रिकग्निशन वगैरह वगैरह। इनका ताल्लुक पैसों से नहीं है। 10 लोगों में बैठे आपकी तारीफ कर दी या आपको एक एप्रिसिएशन का लेटर दे दिया, तो ये एक नॉन मॉनेटरी फैक्टर है। तो अब दुनिया में डिफरेंट किस्म के लोग होते हैं। कुछ लोग मॉनेटरी फैक्टर से जो है वो क्या नाम है होते हैं, मुतासर होते हैं, वो जाते हैं, वो कहते हैं नहीं भी हमें तो सिर्फ पैसे चाहिए, जहाँ हमें पैसे ज़्यादा मिलेंगे वहाँ काम करेंगे। कुछ लोग होते हैं जो डिफरेंट फैक्टर से मुतासर होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं हमें जो है वो कहीं दूसरे फैक्टर्स चाहिए, हमें रिकग्निशन चाहिए, हमें टाइटल चाहिए कि मैं जो हूँ वो सीनियर बन जाऊँ या मैं मैनेजर बन जाऊँ, मुझे मैनेजर की पोस्ट मिलेगी तो मैं जाऊँगा, वॉट एवर, ठीक है। तो ये मोटिवेशन को क्या करते हैं, आप पे असरअंदाज होते हैं। ये थ्योरी ये बताना चाह रही है कि दो किस्म के फैक्टर्स होते हैं, ये जो मैंने आपको बताए, और ये इंसान की मोटिवेशन को असरअंदाज करते हैं। अब ये बंदे टू बंदे डिपेंड करता है कि कौन सा फैक्टर किसकी मोटिवेशन को कर। हो सकता है भाई मेरे नज़दीक ये फैक्टर हो कि नहीं जी मुझे बड़ी एक स्टेबल जॉब चाहिए, बात खत्म, बेशक पैसे कम हो। आपके नज़दीक हो कि नहीं भाई मुझे तो पैसे चाहिए, चाहे मुझे दुबई जाके जॉब क्यों ना करनी पड़े। तो आप हो, मैं हूँ, ठीक है। तो ये फैक्टर है। तो अब तुम ये देखो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा तुम लोगों को रोकूंगा और कहूंगा कि देखो कोर्स किस तरीके से पेनिट्रेट कर रहा है तुम्हारी जॉबों में, कि तुम नो मैटर कहीं पर भी जाके जॉब करो और ये तुम कोर्स देखो। आगे देखो हाइजीन फैक्टर्स। हाइजीन फैक्टर्स क्या है? ये सामने लिखे हुए हैं, कंपनी की पॉलिसी, उसके एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविजन, सैलरी वगैरह, इनको हाइजीन फैक्टर्स भी कहते हैं। सब लिखा हुआ है बेटा आपके सामने। अब देखो ये एक सोर्स ये सामने लिखी हुई है, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू। दोबारा पढ़ो, सोर्स है रीप्रिंटेड बाय परमिशन, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू एक मैगजीन का नाम है। उसमें उससे ये एक आपके सामने इस वक्त जो चार्ट है वो लिया गया है। इसकी सोर्स यहाँ पे आपके सामने है, ठीक है। और ये जिस डेट को पब्लिश हुआ, जिस मंथ में पब्लिश हुआ, और फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग का नाम लिखा हुआ है, डू यू मोटिवेट एम्प्लॉयज, ठीक है। उसकी एक केस स्टडी यहाँ पब्लिश हुई है, इस डेट को पब्लिश हुई है, और फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग को हम पढ़ रहे हैं तो उसी ने ये रिसर्च करके हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू जो कि एक मैगजीन एक जर्नल का नाम है, उसके अंदर ये पब्लिश किया है और आपकी बुक में वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके ये चार्ट लिया गया है, ठीक है। तो अब ये देखो ये बता क्या रहा है, ये एक रिसर्च पब्लिश हुई है जिसमें डिफरेंट फैक्टर है, अचीवमेंट, रिकग्निशन, एडवांसमेंट, ग्रोथ, और ये ठीक है। और ये परसेंटेज फ्रीक्वेंसी है कि किस बंदे को कितने फीसद कौन सी चीज़ मुतासर करती है, ठीक है। जैसे पर्सनल लाइफ है, सैलरी है, वर्क कंडीशन है वगैरह वगैरह। ये ज़ीरो है, यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं। तो अगर मैं बात करूँ सिक्योरिटी की, तो आप ये देखो कि ये इस तरफ जाता है। सैलरी की बात करूं तो ये सर, अच्छा ये कौन से फैक्टर्स हैं, यहाँ लिखा हुआ है, फैक्टर्स कैरेक्टराइजिंग इवेंट्स ऑन द जॉब दैट लेड टू एक्सट्रीम डिससेटिस्फैक्शन। ये डिससेटिस्फैक्शन वाले फैक्टर्स हैं, ये वाले हैं सेटिस्फैक्शन वाले फैक्टर्स, ठीक है। तो ये देख लो कि है क्या, सही है। और ये क्या है, टोटल ओवरऑल रिजल्ट निकला है जो इन सबको कंक्लूड करके निकाला गया है कि आपके मोटिवेटर्स 81% है और आपके हाइजीन जो है वो 69% है। ये पूरी एक बाकायदा रिसर्च हुई है। तो मैं आपको फिर ये बात बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग सिर्फ ये समझते हैं कि कोर्स जो है वो रट्टा लगा के एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ के देख लिया, तो आप वो देख लें कि कितना सॉफिस्टिकेटेड टाइप का कोर्स है। अगर आपने बुक नहीं खोली तो यही स्लाइड्स बुक से जो है वो ली गई हैं और यही रिसर्च जो है बुक में मौजूद है। अच्छा अब ये देखें डिफरेंट फैक्टर्स हैं कि अचीवमेंट है, अब अचीवमेंट को इसने कैटेगराइज किया कि भाई 40% है, रिकग्निशन थोड़ी सी कम है लाइक 30%, इसी तरीके से डिफरेंट फैक्टर्स हैं। इधर ये फैक्टर्स हैं, इधर इनकी परसेंटेज आप देख सकते हैं आपके सामने। ये वाले फैक्टर्स यहाँ जैसे लिखा है कि फैक्टर्स कैरेक्टराइजिंग इवेंट ऑन द जॉब दैट लेड टू एक्सट्रीम जॉब डिससेटिस्फैक्शन, यानी कि ये वो फैक्टर है जो कि एक्सट्रीम डिससेटिस्फैक्शन को कॉज करते हैं, और ये वो फैक्टर्स हैं जो कि एक्सट्रीम सेटिस्फैक्शन को कॉज करते हैं, ठीक है। अब जो है
हो सकता है कि अगर आपकी परसेंटेज मिसाल के तौर पे कम आ रही है तो ठीक है। अब यहाँ परसेंटेज बढ़ाने से क्या हो रहा है, आप ये देखें कि अगर ये आपकी सैलरी इस तरफ बढ़ती है 50% होती है, आप जो है वो डिससेटिस्फेक्शन जो है वो आपकी कम होगी, ठीक है। इसी तरीके से ये आधा यहाँ पर है सैलरी, आधा यहाँ पर है, ठीक है। अगर आप देखें सैलरी को तो उसका ज़्यादा पार्ट डिससेटिस्फेक्शन में है। इसका मतलब ये कि ज़्यादातर लोग अपनी सैलरी से डिससेटिस्फाइंग, और ऐसा है, हकीकत है कि लोगों से पूछो क्या तुम्हारी सैलरी अप टू द मार्क है या नहीं, वो डिससेटिस्फाइंग है। तो वो मिसाल के तौर पे वो ये कहते हैं कि भाई हम जो है वो फॉर एग्जांपल 10% लोग जो है वो डिससेटिस्फाइंग है और 8 या 7% लोग जो है सैलरी से सेटिस्फाइंग है। क्योंकि आप ये देखो सैलरी का ज़्यादातर हिस्सा डिससेटिस्फेक्शन वाले किस में है, इधर है, कॉलम में है, और इसका कम हिस्सा इधर कॉलम में। तो 8% लोग सैलरी से सेटिस्फाइंग है, लेकिन 10% लोग तकरीबन डिससेटिस्फाइंग है। तो इसी तरीके से डिफरेंट सेक्शन फैक्टर्स की ये जो है वो मतलब इन्होंने की है, और उसके बाद जो है वो आपको फाइनल बताया कि भाई ये हमारा रिजल्ट है, ये इसकी रेशियो टू परसेंटेजेस हैं, मोटिवेटर्स ये हैं और हाइजीन फैक्टर्स ये हैं, ठीक है, जो डिससेटिस्फेक्शन को कॉज कर रहे हैं और जो इसको कॉज कर रहे हैं, ठीक है जी। अब हम आगे बात करते हैं कि कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड डिससेटिस्फैक्शन। देखो 3 किस्म के व्यूज होते हैं, हाइजीन फैक्टर, हर्ट्जबर्ग व्यू, ट्रेडिशनल व्यू। हाइजीन फैक्टर से स्टार्ट करते हैं। हाइजीन फैक्टर ये कहते हैं कि या तो डिससेटिस्फैक्शन है या नो डिससेटिस्फैक्शन है। ये कहता है कि या तो नो सेटिस्फैक्शन है या सेटिस्फैक्शन है, यानी कि बंदा मुतमईन नहीं होगा। डिससेटिस्फैक्शन क्या, बंदा मुतमईन नहीं है हाइजीन फैक्टर, या फिर मुतमईन डिससेटिस्फाई या फिर नहीं है डिससेटिस्फाई, बहुत आसान लफ्जों में। हर्ट्जबर्ग ये कहता है मोटिवेटर्स की बात करता है। हर्ट्जबर्ग ट्रेडिशनल व्यू, दो व्यूज हैं, ट्रेडिशनल व्यू, हर्ट्जबर्ग व्यू। मोटिवेटर्स है, मोटिवेटर क्या कहते हैं, नो सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन, ये दो में कैटेगराइज करा। हाइजीन फैक्टर्स डिससेटिस्फैक्शन, नो डिससेटिस्फैक्शन, यानी ये दो में कैटेगराइज करें। आप बात समझ रहे हैं मेरी। लेकिन जो ट्रेडिशनल व्यू है, आप और मैं जिस लिहाज से देखते हुए आ रहे हैं वो यही है कि यार या तो बंदा सेटिस्फाई होगा या डिससेटिस्फाई होगा। लेकिन हर्ट्जबर्ग का व्यू ये नहीं कह रहा। हर्ट्जबर्ग का व्यू डिफरेंट कह रहा है। वो कह रहा है कि दो हिस्सों में डिवाइड करो, एक को मोटिवेटर डालो, एक को हाइजीन फैक्टर डालो। अब देखो, या तो सेटिस्फेक्शन वाले स्केल ले आओ या फिर डिससेटिस्फेक्शन वाले स्केल ले आओ। लेकिन जो मेरा और आपका सोचने का पुराना यानी ट्रेडिशनल व्यू तो वो ये था यार या तो मैं सेटिस्फाई हूँ या मैं डिससेटिस्फाई हूँ। लेकिन हर्ट्जबर्ग ये नहीं कह रहा, हर्ट्जबर्ग कुछ और कह रही है, सामने आपके स्क्रीन पे है। समझ आ रही है बात। अगर मैं पीछे करूं दोबारा तो देखो टू फैक्टर्स की बात करें, एक हाइजीन और एक मोटिवेशन, वही टू फैक्टर्स यहाँ पे गिवन, एक हाइजीन और एक मोटिवेटर्स। समझ रहे हो बात। आगे अब अगली थ्योरी पे आते हैं, ईआरजी थ्योरी के ऊपर हम आ रहे हैं, ठीक है। और ईआरजी थ्योरी जो है वो हमें क्या कहती है, अच्छा अब हम दोबारा आ जाते हैं ईआरजी थ्योरी के ऊपर, ठीक है। ईआरजी थ्योरी क्या कहती है, देखें। अब इसको जिस बंदे ने दिया था उसका नाम आपके सामने क्लाइटर एल्डरफर्ड, ठीक है। ईआरजी थ्योरी क्या कहती है कि 3 ग्रुप होते हैं, देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स, एक एग्जिस्टेंस, दूसरा रिलेटेडनेस एंड तीसरा ग्रोथ। 3 ग्रुप्स हैं। फिर रिपीट करो, एग्जिस्टेंस का मतलब होता है एग्जिस्ट करना, वजूद रखना, रिलेटेडनेस ताल्लुक कायम करना, ग्रोथ अपना तरक्की करना। समझ आ गई, ये सामने लिखी हुई है। ये हमारी बेटा कोड नीड्स होती है, एग्जिस्टेंस, प्रोविजन ऑफ बेसिक मटेरियल रिक्वायरमेंट, यानी कि आपको बेसिक चीज जिंदगी में मिलनी चाहिए, ठीक है। याद है ये कि मैस्लोज हायरार्की और ईआरजी थ्योरी जो है आगे जाके मैप हो जाएंगी, ये मैं आपको बताऊंगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है इधर की ईआरजी थ्योरी का मैस्लोज से क्या ताल्लुक है। ये मैस्लोज ने तो हमें कोई 6 या 5 जो है वो याद है हायरार्की एक पिरामिड दिया था जो लास्ट क्लास में मैंने करवाया था। उसमें उसने कहा था कि यार बेसिक नीड ये है, मजीद ऊपर जाओ तो फिर सोशल नीड है, फिर आपकी आखिर में जाके सेल्फ स्टीम है। इसने नहीं किया, इसने सिर्फ 3 हिस्सों में कैटेगराइज किया, यही फ़र्क है। मैं रिपीट कर देता हूँ, ईआरजी थ्योरी में और मैस्लोज में फ़र्क ये है कि ईआरजी में 3 हिस्सों में कैटेगराइज किया है इंसान की बुनियादी ज़रूरियात को, जबकि मैस्लोज में 5 या 6 हिस्सों में कैटेगराइज किया है जिसके अंदर
जो फाइनल स्टेज है वो सेल्फ एस्टीम है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ 3 में कैटेगराइज किया, ये फ़र्क है ईआरजी थ्योरी में और मैस्लोस में, ठीक है। अब इसने क्या किया, एग्जिस्टेंस यानी कि जो बुनियादी चीज़ें इंसान को रोटी कपड़ा मकान वगैरह वो दे दो, उसके बाद जब वो पूरी हो जाए रिलेटेडनेस, इसमें डिज़ायर है, रिलेशनशिप है, और जब वो पूरी हो जाए तो ग्रोथ, अब वो तरक्की के राह पे गामजन है, आगे जाए, बहुत पैसे कमाए, बिजनेस इस्टेब्लिश करे वगैरह वगैरह, ठीक है। ये कोर नीड्स है। कॉन्सेप्ट देखो, मोर देन वन नीड कैन बी ऑपरेटिव एट द सेम टाइम। इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि एक ही वक्त में एक से ज़्यादा नीड ऑपरेट हो सकती है, यानी कि आपके पास कोई ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल इस वक्त अपनी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने की भी, लेकिन साथ ही आप कोई रिलेटेडनेस भी चाहते हो। जबकि मैस्लोस क्या कह रहा है, स्टेप बाय स्टेप चलो। समझ आ रही है? मैस्लोस क्या कह रहा है, स्टेप बाय स्टेप चलो। उसने 4 5 6 जो है वो अपना देख लेना, पिरामिड के अंदर वो नीड्स दे दी कि पहले ये नीड फुलफिल करो, फिर ये करो, फिर ये करो, सीढ़ियां चढ़ते जाओ और आखिर में सेल्फ एस्टीम पे पहुंच जाओ। ये ऐसे नहीं कह रहा। पहली बात तो ये कह रहा है कि भाई 3 किस्म की नीड है, और इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या है कि एक से ज्यादा नीड एक साथ ऑपरेट हो सकती है, यानी कि अगर आप एग्जिस्टेंस के साथ आपको ये भी चाहिए। आगे चलते हैं। इफ अ हायर लेवल नीड कैन नॉट बी फुलफिल, द डिजायर टू सेटिस्फाई अ लोअर लेवल नीड इंक्रीज। अगर ये फुलफिल नहीं हो रही, ये हायर लेवल नीड है ना, और ये उससे ज्यादा हायर लेवल नीड है, फॉर एग्जांपल ये पूरी नहीं हो रही, तो ये लोअर लेवल नीड है, ठीक है, तो ये इंक्रीज होगी। सही है। अब तुम मुझे बताओ कि हायर लेवल नीड और लोअर लेवल नीड क्या है। हायर क्या है, सॉरी, एक चीज मैं यहाँ थोड़ी सी रिफ्रेश कर देता हूँ। हायर लेवल नीड आपकी एग्जिस्टेंस है, ये ज्यादा चाहिए आपको, रिलेटेडनेस कम चाहिए, ठीक है। हाई लेवल नीड ये है, लोअर लेवल नीड ये है। अगर हायर लेवल नीड जो है ये फुलफिल नहीं हो रही, तो जो ये है इसकी भी आपको जो है नीड में इजाफा होगा या डिजायर में इजाफा होगा, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। डेविड मैक्लेडन्स थ्योरी ऑफ नीड्स। इसके अंदर ये अब नई थ्योरी आ रही है। इसके अंदर ये देखें कि ये बंदा क्या कहता है कि नीड फॉर अचीवमेंट, के हमें अचीवमेंट की भी नीड है। अचीवमेंट क्या है, मैंने ये चीज़ अचीव करनी है। फॉर एग्जांपल आपने क्या अचीव करना है, आपने बैचलर्स की डिग्री को इस वक्त अचीव करना है, ये आपकी नीड है। मजीद देखते हैं कि द ड्राइव टू एक्सेल टू अचीव इन रिलेशन टू सेट स्टैंडर्ड्स टू स्ट्राइव टू सक्सीड, यानी कि आपने बेटा स्ट्राइव करना है, आपने सक्सीड करना है, एंड ऑल दैट। नीड फॉर एफिलिएशन, आपने एफिलिएशन भी लेनी है, जैसे कि ये प्रोफेशनल एफिलिएशन भी हो सकती है, जैसे पीसी से आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है इंजीनियर बनने के बाद, उसको एफिलिएशन कहेंगे। और ये सोशल एफिलिएशन भी हो सकती है, जैसे किसी जमात से आपने ताल्लुक़ रख लिया, या आप किसी मजहबी जमात से, किसी सियासी जमात से, या वो भी ना हो तो सोशल सर्कल में, लोगों में, मोहल्ले में यूनियन के सदर बन गए वगैरह वगैरह, ये एफिलिएशन कहलाती है। नीड फॉर पावर, द नीड टू मेक अदर्स बिहेव इन अ वे दैट दे वुड नॉट बी बिहेव्ड अदरवाइज। यानी कि पावर क्या होती है, मुझसे ज़्यादा मेरे ख्याल से बेटा आप बेहतर जानते हो कि पावर का मतलब ये होता है कि आपने जो है ऐसी नीड है जो कि दूसरों को किस तरीके से बिहेव करवाती है। तो अगर ये देखो कि अगर आप पावर में हो तो आप ये एफिलिएशन वाली नीड और ये अचीवमेंट वाली नीड और ये एफिलिएशन वाली नीड दोनों आप कर सकते हो। अगर आप पावर में हो यानी आप यहाँ पे खड़े हो तो आपको यहाँ का भी नज़र आएगा और यहाँ का भी नज़र आएगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर आप यहाँ पे खड़े हुए हो तो आपको ना तो यहाँ का नज़र आएगा, ना आप ऊपर देख सकते हो। दोनों तरफ देखना है तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप यहाँ पहुंचोगे, कर्सर आपको नजर आ रहा है, तो तभी आप यहाँ भी देख सकते हो, आप यहाँ भी देख सकते हो, ठीक है। ये वही चीजें हैं कि मैचिंग अचीवर्स एंड जॉब रिस्क। अच्छा, आगे थ्योरी की तरफ चलते हैं। एक और नई थ्योरी आ रही है, कॉग्निटिव इवैल्यूएशन थ्योरी, क्योंकि इस स्लाइड के अंदर और आज के लेक्चर में हम सिर्फ थ्योरीज ही को पढ़ रहे हैं, और ये अगेन वही बात मैं आपसे कहूँगा कि इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप टाइम दें, और ये थ्योरीज जो हैं वो इसको आप देखें, और समझ में नहीं आता तो मोस्ट वेलकम, आप अपने क्वेश्चन आंसर सेशन हम रख सकते हैं, और हम रख रहे होते हैं, ठीक है। लाइव हमारा सेशन होता है, स्लाइड्स के बाद लाइव जो मैं आपसे कॉरेस्पॉन्डेंस करता हूँ, आप उसमें मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पे भी ऑलवेज कर सकते हैं। अच्छा, कॉग्निटिव इवैल्यूएशन थ्योरी। कॉग्निटिव इवैल्यूएशन थ्योरी क्या कहती है, प्रोवाइडिंग एन एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड फॉर बिहेवियर दैट हैज बीन प्रीवियसली ओनली इंट्रिंसिकली रिवॉर्डिंग टेंड्स टू डिक्रीज द ओवरऑल लेवल ऑफ मोटिवेशन द थ्योरी। अच्छा, ये क्या है कॉग्निटिव इवैल्यूएशन थ्योरी, जरा 1 मिनट के लिए डेफिनेशन पढ़ें और समझने की कोशिश करें। सबसे पहले तो वो ये कह रहा है कि ये जो थ्योरी है ये ज़्यादा तो उधर फिट होती है जो कि मीडियोकर लेवल की जॉब है, यानी कि ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई फाई है और ऐसा भी नहीं बहुत डाल, एक मीडियोकर लेवल की जॉब है, तो कॉग्निटिव इवैल्यूएशन थ्योरी वहाँ पे फिट होती है, ठीक है। सही है। अच्छा, ये कहता है क्या, प्रोवाइडिंग एन एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड फॉर बिहेवियर। आपने एक बिहेवियर कंपनी के अंदर शो किया, जैसे ये मिसाल के तौर पे ये बंदा है, इसने कोई अच्छा काम किया, ये इसको शाबाशी दे रही है, that has been previously only intrinsically rewarding tends to decrease the overall लेवल ऑफ मोटिवेशन। वही कह रहा है कि आपने
ने एक रिवॉर्ड दिया जो कि एक्सट्रिंसिक था, ठीक है, वही रिवॉर्ड पहले इंट्रिंसिकली दिया जा रहा था, तो उससे क्या होगा कि एम्प्लॉय की मोटिवेशन कम हो जाएगी, यानी कि कोई डिफरेंस नहीं है। आपको ये चाहिए कि आप रिवॉर्ड में या तो तब्दीली करें या उसमें इजाफा करें या उसको देने के तरीके में कुछ उसमें प्लस माइनस करके, माइनस तो नहीं प्लस करके जो है उसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के दें, जैसे सबके पब्लिक सामने, ताकि एम्प्लॉय की मोटिवेशन जो है वो डल ना हो। मिसाल के तौर पर मैं काम करता हूँ, मुझे शाबाशी मिल जाती है, 10 साल से ये काम हो रहा है, तो वेयर इज न्यू, ठीक है, तो ये ऐसा तो हो नहीं सकता, तो ये थोड़ा सा आप देख लें, ठीक है। और ये यहाँ पे पहले ही बताया जा चुका है, ये एक मीडियोकर लेवल की ऑर्गेनाइजेशन में अगर मीडियोकर लेवल का कोई काम है, एनवायरनमेंट है, ना बहुत हाई है ना बहुत लो है, तो ये उधर फिट हो रही है। देखो, द वॉल स्ट्रीट जर्नल, ये किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है वो नंबर 1 जर्नल है, जहाँ पे जो है वो बड़ी बड़ी केस स्टडीज और रिसर्च पब्लिश होती है, ठीक है। अभी ये बैंक के अंदर आ गया है, ठीक है, और ये उससे लिया गया वॉल स्ट्रीट जर्नल से जो डायग्राम, और वो कहते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय मनी इजंट एवरीथिंग, कि तुम्हारे क्या मतलब है कि पैसा नहीं है, दिस इज अ बैंक, जाहिर बात है बैंक के अंदर पैसा है तो पैसे ही सब कुछ है, ठीक है। अच्छा, गोल सेटिंग थ्योरी भी है, लेकिन मैं यहाँ पे ये थोड़ा सा फील कर रहा हूँ कि उसके बाद एक रीइंफोर्समेंट थ्योरी भी है कि आज की क्लास के लिए ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारी थ्योरीज पढ़ ली हैं, और अगर मैं इस तरीके से आगे की तरफ मजीद बढ़ूंगा, उसके बाद जॉब डिज़ाइन थ्योरी, ये 3 थ्योरी, तो फिर होगा क्या कि आपकी समझ में नहीं आएगा, सही है। तो एक मैं कोई रिव्यू दोबारा से करना चाह रहा हूँ कि जो थ्योरीज आज हमने पढ़ी हैं, ये देखें मैस्लोज आ गया, 1 2 3 4 5 स्टेजेस हैं इसकी। सबसे पहले हमने बेटा थ्योरी एक्स एंड वाई पढ़ी है, ठीक है, ये आपके सामने इस वक्त थ्योरी एक्स एंड वाई, सही है। उसके बाद आप देखें 2 फैक्टर थ्योरी, इसमें जो है हाइजीन फैक्टर, हाइजीन फैक्टर कौन से हैं, जिसमें कंपनी की पॉलिसी आ गई, सुपरविजन, एडमिनिस्ट्रेशन, तनख्वाह वगैरह सब आ गई, ठीक है, जो आपके सामने हाइजीन फैक्टर्स हो गए, ठीक है। उसके बाद ये एक सर्वे पढ़ा है और हर्सबर्ग व्यू के बारे में पढ़ा है कि हाइजीन फैक्टर्स, अब यहाँ पे क्या मतलब है हाइजीन फैक्टर, जैसे सैलरी वगैरह, अब सैलरी से आप डिससेटिस्फाइंग है या फिर डिससेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने ईआरजी थ्योरी पढ़ी है, जिस बंदे ने जो उसका नाम लिखा है इसमें 3 आ रही है, मैस्लोज में कितनी आ रही थी, ये मैं ले जाऊँ 5, 1 2 3 4 5, यहाँ देखें ईआरजी थ्योरी के अंदर कितनी आ रही है, 3, 1 2 3, बस यही फ़र्क है ईआरजी थ्योरी और मैस्लोज में, ठीक है। इसके बाद डेविड मैकलेडियंस थ्योरी हमने पढ़ी है, इसमें ये 3 चीज़ें आ गई हैं। उसके बाद ये भी वही था, फिर कॉग्निटिव एवेल्यूएशन थ्योरी जो है हमने आखिरी पढ़ी है, ताकि यहाँ तक हो गया। तो आज अब देखें तो एक थ्योरी कॉग्निटिव हमने पढ़ी है, दूसरी ये वाली पढ़ी है, तीसरी ईआरजी पढ़ी है, चौथी थ्योरी हमने पढ़ी है 2 फैक्टर थ्योरी, और पांचवी, ये तकरीबन 5 थ्योरीज आज की क्लास में हम देख चुके हैं। तो बेटा मैं आपसे फिर ये कहूँगा कि इन थ्योरीज की डिटेल देखने के लिए बुक को रेफ़र करें, मज़ीद अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको डेप्थ में पढ़ने के लिए ये उस वक्त तक आपकी 100% समझ में नहीं आएंगी जब तक आप बुक रेफर नहीं करेंगे, बुक को एटलीस्ट नहीं पढ़ेंगे। बुक लाइब्रेरी में अवेलेबल है, जो सा एडिशन मिलता है आप ले लीजिए। उसका नाम स्टीफन है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की बुक है, कोर्स ऑफलाइन के अंदर मैंने उसका नाम, डिटेल्स, सब चीज़ें लिखी हुई हैं, CLOs हैं, उनकी मैपिंग है, ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो ये आप देख लें और बुक लेके काइंडली उसको पढ़ें। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा टाइम ख़त्म होने जा रहा है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।